खाने के बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और उस खाने के साथ साथ हमें किस प्रकार का भ्रमण या रेस्ट, कितनी देर जो है नींद लेनी चाहिए, ये सब चीजों के जो व्यवहारिक ज्ञान था, यानी कि जीवन जीने की कला कैसी हो, किस तरह से हमें अपना जो है जीवन निर्वाह करना है, उसकी एक जो है पद्धति थी जिसमें सिखाया जाता था। जो सब घरों में बच्चा छोटा होता था उसी को माँ सिखाना शुरू कर देती थी, नहीं अभी जो है दूध पी रहे हो तो अचार नहीं खाना, नहीं अभी जो है आप ये जो है सलाद खा रहे हो तो उसके साथ में दूध नहीं पीना है, ये फल खा रहे हो तो उसके साथ में दूध नहीं लेना है। तो किसके साथ क्या नहीं लेना हमारी प्रथम पाठशाला में ही सीखने को मिल जाता था, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते थे और बचे रहते थे। लेकिन इसी आधुनिकता के कारण हम उन सब चीजों से दूर होते चले गए। आज कम से कम आप जो है इतनी खुली रोशनी में तो बैठे हैं कि अगर लाइट ना भी जले तो भी आपको दिखाई देता रहे। लेकिन मेट्रो सिटीज में, दिल्ली जैसे या बड़े शहरों में, ऑफिस में घुसने के बाद अंदर बैठ करके ये अनुमान लगाना कि ये दोपहर है कि शाम है कि क्या समय हो गया, वो भी मुश्किल हो गया है। उनको खिड़की तक कोई नहीं होती है। ऐसे उसका दुष्प्रभाव या तो हम जानना नहीं चाहते या जान करके भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, ये हमारी मजबूरियां बन गई हैं। और उसी का परिणाम है कि आज स्ट्रेस और डिप्रेशन वो इतना बढ़ता जा रहा है कि उसमें इस वक्त अगर आपको भी यहां अगर टेस्ट लैब वाला बुला करके टेस्ट करवा दिया जाए, मोस्ट ऑफ यू से के 80% लोगों का विटामिन डी और B12 कम मिल जाएगा। जबकि ये दोनों जो है बहुत जरूरी जो है हमारे शरीर के लिए, यानी कि याददाश्त के लिए, शरीर में काम करने की चुस्ती फुर्ती के लिए, हमारे चेहरे की जो है खुशी के लिए, काम के प्रति जो है आपके अलर्टनेस के लिए, हर जो है डेली रूटीन के कार्य को सुचारू रूप से करने की सारी चीजें इन्हीं दो विटामिन से हमें मिलती है। और जब से कोरोना का ये टीका आया है उसके बाद तो मेरे पास आने वाले मरीज या कोई भी जो है अस्पताल में या दिल्ली में जितने संपर्क में आते हैं, उनमें 80% तो हम जनरल कहते हैं, उनमें 90% लोगों को ये डेफिशिएंसी पाई गई। और बड़ा जनरल, जैसे जो है मोबाइल से बच्चों ने क्लास ली तो जो है 70% बच्चों को चश्मे लग गए, आंखें कमजोर हो गई। उसी तरह उन्हीं दिनों में ये जो है घरों के अंदर रह करके B12 और इसकी जो कम होने की शुरुआत हुई, उससे जो हड्डियों में दर्द बढ़े, उससे जो सुस्ती का दौर जो है शुरू हुआ, आलस्य का दौर शुरू हुआ, वो आज तक पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। कौन नहीं चाहता मैं स्वस्थ रहूं? कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छा भला जो है दूसरों की तरह जो है दौड़ भाग करने वाला, फुर्ती चुस्ती वाला जो है बनूं? उसके बाद भी स्वास्थ्य सब चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जो करना पड़ता है वो कोई नहीं चाहता। आज हम जो है इतनी आधुनिकता में आ गए हैं कि पैदल चलना बिल्कुल बंद हो गया। यहां तक कि मेट्रो सिटी में मैं देखता हूं कि मॉर्निंग वॉक के लिए भी
पार्क में जाने के लिए वो गाड़ी लेके जाते हैं। पार्क में आपको मॉर्निंग वॉक करनी है तो घर से जो है पार्क तक ही मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, उस गाड़ी को तो बेचारे को कुछ देर छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं चाहते, वो नहीं छूटनी चाहिए। और ये नहीं देखते कि इसी आधुनिकता के कारण हम फंसते जा रहे हैं। आज टीवी घर में आ गया, मोबाइल आ गया, चार्जर उसके लिए जरूरी हो गया। एक दिन चार्जर खराब हो जाए तो आपकी क्या दशा हो जाती है। तो आपने मोबाइल नहीं खरीदा, बहुत बड़ी टेंशन जो है आपने खरीद ली कि वो चार्ज नहीं हुआ, चार्जर घर पे भूल गए, खराब हो गया, तो किसी चीज में मन नहीं लगेगा, ध्यान वही रहेगा कि चार्जर किससे मांगू या इसको ठीक कराने या नया लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में सोचते रहेंगे। सारी दिनचर्या, पूरा दिन का शेड्यूल आपका बर्बाद कर दिया। कितने लोगों का फेशियल या ये सब करने के जो क्या क्या वो लगाते हैं, उसको जो है फेस वॉश और ये वॉश और वो क्रीम, ये क्रीम, आज तक मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लगा करके अपना रंग बदल दिया। वो डियो क्या बोलते हैं उसको छिड़कने वाले को, डियो जो है, ये बताओ पहले के लोग जो है क्या एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। आज उसको लगा करके कितनी जो है उस खुशबू से क्या मच्छर मक्खी भगाना चाहते हैं, उस खुशबू से जो है कोई किसी के जो है उस खुशबू को देख करके भाग करके आकर के जो है वो उसके इतना नजदीक आ जाए को दूर होना नहीं चाहे, जो है ऐसा स्थिति चाहते हैं। क्या चाहते हैं यही पता नहीं क्यों लगा रहे कि ये जितना भी जो हमने शुरू किया, आज अच्छे भले जो है जमीन में बैठ के खाना खाते थे, घुटने का टेस्ट होता रहता था कि घुटने नीचे बैठ के उठने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समय से पहले थोड़ा सा भी जो है कभी कुछ होता था, उसी वक्त पता लग जाता तो बीमारी आने वाली है। हमने दिखावे के लिए जो है आज खरीद ली डाइनिंग टेबल, अब यही पता नहीं चलता घुटने कब खराब हो गए। कभी किसी के यहाँ जो है चौथे पे या उठाले पे नीचे बैठना पड़ जाए तब पता लगता है, तो उठा तो जा ही नहीं रहा। ये सारी स्थितियां किसने पैदा की? हम लोगों ने खुद बना दी है, और वो भी अपने लिए कम, दिखावे के लिए। और इसके उदाहरण हैं, बाहर जाएंगे तो जरूर स्पून से ही खाएं, घर में चाहे अपना जो है पांचों उंगली लगा के मुंह में डाल के खा लें, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट भी होगा और उसके जो है लाभ भी मिलेंगे। लेकिन बाहर जाकर के वो सब खा रहे हो, कांटे से बने, कांटा जो है ना वो किधर से जो है उसमें जो है लगाना है, किधर से नहीं लगाना, वो सोचना पड़ेगा। और आप लोगों की कमी नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत पहले की तो नहीं है, लेकिन 25-30 साल पहले मुझे ऐसे ही कोई जो है मिलिट्री का कोई कर्नल जो है, कर्नल त्यागी जो है हुआ करते थे, जो बद्रीनाथ इस पे जो है वहां के इंचार्ज थे, कंपनी कमांडिंग जो है उस पे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरी एक इच्छा है कि आप मान लो और बद्रीनाथ का इस बार का एक यात्रा आपकी हमारी तरफ से हो जाए, ऋषिकेश से ही हमारी जीप लेके आएगी आपको, और यहाँ जोशी मठ रुकेंगे, फिर अगले दिन सवेरे सवेरे दर्शन कराएंगे। मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए बुला रहे हैं। तो जोशी मठ रात में मैश में खाने में बैठ के उन्होंने सोचे, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, अब उनको ये न मालूम नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो पढ़े हैं, लेकिन किस घर में रह रहे हैं उनको वो थोड़ा ही मालूम। तो वहां मैच में खाना खाने लगे, तो वो बराबर से ला करके जो है एक एक पूरी और वो जो सब्जी वगैरह को देना था, तो वो इधर बराबर से लाता था। तो मैंने जो है उसको जो है स्पून को मैंने कहा इधर से रखेगा तो वो जो है कहीं गिर ना जाए, मैंने अपनी तरफ स्पून करके
और उधर रख दिया। अब वो आए सबको पूरी दे के चला जाए और मुझे जो है उसने पूरी देनी बंद कर दी। थोड़ी देर तो देखता रहा, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैच में वहां स्ट्रिक्टली बोलना मना होता है, मिलिट्री के मैच में कोई भी बोल नहीं सकता। अब वो बेचारे जो है कर्नल साहब जो मेरे सामने बैठ कर के, और वो बड़े हताश हो रहे कि जो है इन्होंने चम्मच ऐसे रख दिया, इनको रखेगा नहीं खाना, अब क्या करूंगा, ये तो खाना नहीं खा पाएंगे। खाने से उठे तो उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आप ऐसे कैसे रह गए? मैंने कहा क्या हुआ कि आपने खाना नहीं खाया? मैंने कहा वो रख के ही नहीं गया। मैंने कहा भैया जो है हो सकता है मेरी सेहत के हिसाब से उसने जो है नए मेहमान है, तो उसने मेरे हित में ही सोचा होगा। हम लोग नेत्रोपैथ आदमी है, सोचते हैं इसमें भी मेरी भलाई होगी कि नहीं आपने स्पून ऐसे रख दिया, जब क्रॉस स्पून रख देते हैं तो वो खाना नहीं सर्व करता। अब मैं कोशिश करता हूँ, मैच में से कुछ हो गया तो मैं रूम पर भिजवाता। मैंने कहा नहीं वो मेरे हित में ही रहा होगा, मुझे दूध दिलवा देना, काम चलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा के कागज से हम लोग जो है आज के इस समाज का जो स्वरूप है उसमें ढल पाए। उसके लिए हमें अलग दिखावे की शिक्षा भी साथ में लेनी पड़ती है, लेकिन उस दिखावे में हमारा कितना कंट्रोल, कितना नियंत्रण है वो जरूरी है। अगर उसको हम जहां दिखावे का पार्ट है उतनी देर तक दिखावा करें, बाकी अगर हम नेचुरल फॉर्म में रहें तब भी बीमार नहीं। आज गोली खाते हैं, जुकाम हो गया, गोली खाई, क्या किसी ने आज तक सोचा कि वो गोली जुकाम ठीक करने वाली नहीं होती है? वो गोली जुकाम के कारण आपको छींके ना आए, आप मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वो छींक से दूसरे पे छींके पड़े और वो जो है वो ना हो, उस बचाव के कारण हम उसको छींक रोकने के लिए दवा खाई जाती है। कभी भी जुकाम ठीक करने के लिए दवा कोई बनी ही नहीं। अर्थात आपके लक्षणों को दबाने में इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति का रोल सबसे आगे है। लेकिन जिस पद्धति की हम आज जो है बात करेंगे वो इसके लक्षणों को दबाने का नहीं, उसकी बीमारी का, यानी कि जब अंदर कफ कोल्ड ही नहीं रहेगा तो छींक क्यों आएंगे? तो हम कफ कोल्ड खत्म करने की बात करते हैं। तो आइए यहीं से थोड़ा सा, क्योंकि समय आप लोगों को तो ये लगता है कि ये जो है 2.5-3 घंटे से चाटेंगे, और मुझे ये लगता है कि 2.5-3 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ दे पाए आपको। तो एक जो प्रश्न की बात चल रही थी, क्वेश्चन आता है इसमें, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। अब ये प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जाने बगैर उसके सिद्धांतों की बात करें तो ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे यम नियम के बगैर सीधा आसन करना शुरू कर देना। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या? 5 तत्वों से इस शरीर के रोगों की जब चिकित्सा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। हमेशा इससे ही सिमेट्री बनाओ और इसी से बोलो। अग्नि तत्व है, उसके बाद वायु तत्व है, सबसे लंबी आकाश तत्व है, उसके बाद में पृथ्वी तत्व है, और सबसे छोटी जल। और नहीं भी हो तो सबसे पहले याद करने का तरीका ये है कि आग इधर और पानी इधर। दोनों आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो उन दोनों को 2 सिरे पे
फिर अंगूठी जो है सबको पहनानी पड़ती है जीवन में, तो अंगूठी वाले को याद रख लो पृथ्वी तत्व। बचे दो, जब किसी पे गुस्सा करना होता है तो इस उंगली को वायु तत्व, यानी कि आपका जब वायु तत्व बढ़ता है उसी से आपका गुस्सा भी बढ़ता है। तो ये 5 तत्वों से जो चिकित्सा की जाए वो प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। और चिकित्सा भी, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव में आपको जो है एक कहानी लिखनी है, और वो कहानी है कि जब हजारों वर्ष पहले कोई घोड़ा नहीं था, कोई जूते चप्पल नहीं थे, कोई जो है कुछ भी, जब मोटरसाइकिल या जो है बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो आदमी पैदल जाता था, खुले आसमान के नीचे काम करता था, पूरा जो है खुला वातावरण, कोई भीड़ भाड़ नहीं। एक गांव में 10-20 घर कहीं होते थे, 10-20 कहीं, बाकी खुला होता था। नहाने के लिए कोई नल नहीं थे, जो है पूरा तालाब और नहर होती थी। तो यानी कि जल तत्व भी अपार था, वायु तत्व भी अपार था, आकाश तत्व भी, खुला आसमान दुनिया भर का मिलता था। तो सब चीजें जब जो है, और पृथ्वी तत्व में यानी कि हमारे पास चारपाई तक नहीं थी, जब जमीन पे जो है सोकर के वो पृथ्वी तत्व रात भर हमें मिलता था, नंगे पैर चलते थे, पृथ्वी तत्व मिलता था। सब चीजें जो है हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल में थी, और इसलिए कभी भी उस वक्त ऐसे कोई कैंसर और इस तरह के भयंकर जो है कोई बीमारियां नहीं। जैसे जैसे चारपाई आई, पृथ्वी तत्व दूर हो गया, चप्पल आई, पृथ्वी तत्व दूर हो गया, नंगे पैर चलना शुरू कर जो है बंद हो गया, गाड़ी घोड़े आ गए, तो वॉक और जो है ये सारा जो है प्राणायाम जो है होने का सब बंद हो गया। तो उसी तरह से लोगों ने छाते ले लिए, धूप ना लग जाए, आज उसी धूप के लिए तरस रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें जब इनसे हम दूर जो है, जो बताया कि आज मेट्रो सिटी में इस तरह के बंद ऑफिस बन रहे हैं जिसमें जो है रोशनी धूप कुछ नहीं है, तो हमारे डिप्रेशन आ गए। जो हमें बिना किसी पैसे के मिलते थे, आज उन्हीं को हम पैसे देकर के भी ला नहीं सकते। और पैसे उसके लिए जितने देने पड़ रहे हैं वो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। आज हम ऑफिस बनाना चाहें, दिल्ली में बनाना चाहें, तो धूप वाली बिल्डिंग खरीदने के लिए करोड़ों रुपए कहां से लाएं? उस करोड़ों को कमाने के लिए तो हम जो है वैसे ही जो है परेशान है। तो ये जो है हमारी चिकित्सा पद्धति बनी कि आज जिन तत्वों की कमी होती थी, तो बहुत लोग इसमें बात करते हैं, और आपकी पुस्तक में लिखा भी है, तो मुझे शायद बताते हुए उतना जो है गर्व नहीं होता है, क्योंकि मेरी शिकायत जो है यूनिवर्सिटी से बहुत रहती है कि उसमें त्रुटियां बहुत ज्यादा है। स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं रीड है तो वो सीड है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, उसमें शब्दों का जो है करेक्शन बहुत ज्यादा है। यानी कि आज तक उसमें करेक्शन होकर दोबारा छपने का किसी के पास समय नहीं है। तो ये हम इस पे प्रादुर्भाव में लिखेंगे कि इस तरह से मानव का जो प्रारंभ था, उससे ये होते होते जैसे जैसे हमने तरक्कियां की, वैसे वैसे हम लोगों के आज सबको अपने जो है कम से कम जो है 10 जानने वालों के नंबर याद रहते थे, लेकिन वो जब उस पे घुमाते थे तब तक याद थे। जिस दिन से घुमाने वाला फोन जो है मोबाइल में बदला, उस दिन से अपना नंबर भी 2 बार जो है बताते हुए रिपीट करना पड़ता है कि कहीं गलत तो नहीं बता दिया, वो भी भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि जो प्रैक्टिस है उससे जब बाहर हो जाएंगे तो उसकी कमी से आपको कभी भी इस उसमें हमेशा नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो आइए अब थोड़ा इस प्रादुर्भाव पे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही लेंगे कि ये हुआ, आज ये कमियां हैं जिसके कारण हमें इस शरीर में आने वाले रोगों को हटाने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। इसलिए आज प्राकृतिक जीवन शैली का नाम बदल करके हमारा प्राकृतिक
चिकित्सा हो गया, क्योंकि इसके द्वारा चिकित्सा होने लग गई। तो इसमें सिद्धांत कोई भी जो है सिस्टम किस बेस पे काम करता है, तो ये सिद्धांत होते हैं वो जिससे उस चिकित्सा सिस्टम का जो है काम करने का तरीका क्या हो। तो पहला सिद्धांत है रोग एक है, कारण भी एक है और निवारण भी एक है। कुछ लोगों ने पढ़ लिया, एग्जाम आ रहे हैं तो तैयारी कर ली होगी, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा, उसके बेसिक्स बता के और हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। आज दूसरे किसी भी सिस्टम में, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो आपका एलोपैथी हो, सब में बहुत सारी बीमारियों के नाम होते हैं। यहां तक कि उन बीमारियों के नाम ही लिखने लग जाए तो एक किताब बन जाएगी, लेकिन इसमें कोई बीमारी का नामकरण नहीं है। इसके अंदर क्या है कि एक ही बीमारी है, और वो बीमारी किस कारण से है? जब शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा होने शुरू होते हैं। विजातीय द्रव्य हमारी दिनचर्या का पार्ट है। हम जो खाते हैं उसमें से जो है रस, मांस, मज्जा, रक्त, ये सारे जो है 7 धातुएं बनती हैं और उससे शरीर चलता है। और बाकी ये रस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको मल के द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया रोज चलती है और उसे बाहर कर देते हैं। अगर वही मल रोज जितना निकला उतना अगर बाहर नहीं जाएगा, वो शरीर में बचना शुरू हो जाएगा, तो समझ लो वहीं से रोगों की शुरुआत होगी। तो जिस पेट साफ होने को लोग ये कहते हैं कि मुझे मोशन तो आ गया, अब उसे यही मालूम नहीं कि मुझे कितना मोशन किस तरह से आना चाहिए था, वो ठीक से आया कि वो मन उसमें से कुछ भाग उसका संचय हो रहा है, वही हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता। इसके बहुत सारे तरीके हैं और इसकी अगर शॉर्ट में एक डेफिनेशन जान ले तो ऐसा मल जो आपको जो है मल त्यागते वक्त एनस से गिरना शुरू होगा, वो रस्सी की तरह से इस तरह से ऊपर से यूं जो है, मतलब टूटेगा नहीं, वो नीचे तक जो है रस्सी की तरह से इस तरह से गोल गोल घूमते हुए नीचे आके इकट्ठा होके और साफ हो गया। 30 सेकंड उसके बाद और बैठना तो बैठ के, नहीं तो उठ करके चल दिए। जिसका मन इस तरह से त्यागने का जो है उसकी दिनचर्या है, उसकी आदत में है, समझ लो उस आदमी को हम स्वस्थ जो है कहने के लायक है। स्वस्थ भी शारीरिक रूप से, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा भी अभी WHO ने बदली है। स्वास्थ्य में क्या क्या 4 चीजें इन्वॉल्व की गई हैं? मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक। तो हम एक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो है शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य हम उसको मान सकते हैं, और अगर इसका जो है मूल किसी ने समझना भी है तो ये एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे अंडा और मुर्गी के कौन सा पहले है कोई बता नहीं सकता, तो उसी तरह से है कि मल इस तरह से कैसे आए कि लीवर जब ठीक से काम करे, और लीवर ठीक से काम कब करे? जब मल वो इस तरह से आए। ये एक दूसरे के पूरा आयुर्वेद वो इसी पे आधारित है, इसके अलावा वो कोई चिकित्सा नहीं करता। अच्छे वैद्य जो पुराने हैं, आज के तो अलग हैं, लेकिन पुराने वैद्य जितने भी हैं वो कभी भी आप पेट में दर्द बता रहे हैं वो उसको देख करके कोई मेडिसिन नहीं देंगे। आपको जो है जुकाम है उसको देख के कोई मेडिसिन नहीं देंगे। वो सिर्फ 3 पे आधारित होकर के काम करता है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ जो है
उसी से ये सारे रोग पैदा होते हैं। वो देख लेते हैं कि क्या बढ़ा हुआ है, उसी को शमन करने के लिए भी दवाइयां भी बड़ी लिमिटेड जो है रखते हैं, उन्हीं से वो दे करके उसको बैलेंस कर देते हैं और ठीक हो जाता है। लेकिन हम उसको बैलेंस करने के लिए तो 2 दिन का जो है, आज अगर किसी को जो है जुकाम है तो वो नहीं चाहेगा 2 दिन जो है उससे पीड़ित रहे, वो चाहिए उसको तुरंत आराम। और उसी के कारण हम उसको रोग को दबाते रहते हैं, लक्षणों को दबा करके इस रोग को दबा लेते हैं। तो आगे सिद्धांत आएगा उसमें इसको बताते हैं। तो हमारा जो है ये हुआ कि जब निष्कासन प्रक्रिया, निष्कासन जो है कहां से होता है, मल से, मूत्र से, पसीने से, श्वास से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बाहर निकालते हैं तो वो जो है श्वास से और बलगम थूक से भी हम, और थूक से ही जो है अभी हम बात करेंगे कि जो है हमें अपने थूक से ही पहचान लेना चाहिए हमें क्या रोग आ गया है। उसमें बताएंगे कि इसका जो है किस तरह से जो है ये अपने आप में जो है अंदर की गंदगी को निकालता है। तो ये सारी चीजें, कहीं से भी कोई भी प्रक्रिया हमारी बाधित होगी, ये निष्कासन के जो है रास्ते में कहीं भी कोई भी चीज रुकेगी तो समझ के चले आप में रोगों के आने का रास्ता तैयार हो। तो इसलिए ये जब भी ऐसा जो है कहीं पे भी लगे कि ये कुछ कम है, उस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उसी वक्त ध्यान दें। और किस तरह से विजातीय द्रव्य के शरीर में होने से, जमा होने से या लेट निकलने से क्या होगा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होगी। प्रतिरोधक क्षमता जो है जब प्रभावित होगी तो बाहर के आने वाले कीटाणुओं से लड़ नहीं पाएगी और बाहर के कीटाणु हमलावर होकर के हमारे अंदर उसके रोग को उत्पन्न कर देते हैं। तो इसीलिए विजातीय द्रव्य को ही शरीर में ना इकट्ठा होने दें। बस वही एक ही बीमारी है, विजातीय द्रव्य एक ही है, उसको बाहर निकाल देना, उसका उपचार, और एक ही सब जो है उसका कारण भी उसी के कारण बीमारी आती है, वही निवारण भी है, वही हमारा रोग भी है। दूसरा सिद्धांत है रोग का कारण कीटाणु नहीं, जबकि ये सारी लेबोरेटरी जो आजकल धड़ल्ले से जो है, इस वक्त डॉक्टर कम और लेबोरेटरी ज्यादा हो गई है, उसी का बिजनेस जो है खूब फल फूल रहा है। और आप लोगों ने एक नई बात देखी होगी कि एलोपैथी का डॉक्टर आजकल देखने का या रोग को पहचानने का काम करता ही नहीं, वो उसके लक्षणों के हिसाब से सिर्फ टेस्ट लिखता है कि रिपोर्ट करा लाओ, जब तक ये ले लेना। तो उन्होंने डॉक्टरी करनी छोड़ दी। जैसे आप लोगों ने टेलीफोन पे नंबर घुमाने बंद किए तो टेलीफोन के नंबर याद रहने भी बंद हो गए, उसी तरह वो लोग जो है उन बीमारियों की प्रैक्टिस जो है बंद कर दिए, तो अब उनको जो है बीमारियों को पहचानने की आदत भी खत्म हो गई। और डे बाय डे उसमें पहले एक ही डॉक्टर होता था, आंख में है तकलीफ तो भी देख लेता था, सब कुछ देख, लेकिन अब तो आपको जाते ही नहीं, ये तो हड्डी वाले का काम है, उसको दिखाओ जाकर, ये आंख वाले का है उसको जाके दिखाओ, ये चर्म वाले का है उसको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ जाकर। मतलब अब वो जो है मुझे तो लग रहा है कि और जो है थोड़े दिन बाद जो है इसमें भी जो है डिवाइड कर लेंगे कि ये राइट हैंड का डॉक्टर जो है वो है, लेफ्ट हैंड का वो हम, इसमें भी शायद जो है ये आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम जो है इसको अपने इस सिस्टम के सिद्धांत ये कहता है कि रोग कीटाणुओं के कारण नहीं आता, जबकि टेस्ट में वही कौन सा वायरल हुआ, कौन सा उसमें जो है डेंगू था कि उसमें मलेरिया जो है मॉस्किटो था, कौन सा था, किसने किया, वो देख। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा कहती है अगर कीटाणु कारण होते
तो बहुत सारे कीटाणु अभी माइक्रो ग्लास लेकर के आप देखेंगे आपके इधर सिर पे नाक के चारों तरफ घूम रहे हैं, सांस और मुंह के द्वारा वो अंदर जा रहे हैं। तो हम बीमार क्यों नहीं हो रहे? अगर कीटाणु कारण होता तो सभी आदमी कभी ठीक ही नहीं हो सकते, वो हमेशा ही बीमार रहेंगे क्योंकि वो उन कीटाणुओं में रह रहे हैं। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि वो कम मात्रा में कीटाणु जाते हैं और हमारी अंदर की वाइटल फोर्स जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो उनको जाते ही नष्ट कर देती है। कीटाणु तो जा रहे हैं लेकिन उनको नष्ट करने की शक्ति हमारे शरीर में मौजूद है। इस कारण हम कीटाणु को कारण नहीं मान सकते। कीटाणु कारण जो है कब बनेगा? जब हमारे शरीर के जो है प्रतिरोधक क्षमता के जो जर्म्स हैं वो जब उनको खाने को जो है वही विजातीय द्रव्य का कूड़ा मिलेगा और वो कूड़ा खा के खुद बीमार हो जाएंगे, तो बीमार आदमी किससे लड़ेगा? तब वो इन कीटाणुओं से लड़ नहीं पाएगा। ये कीटाणु तब पनप करके और वो उसका कारण बनते हैं। लेकिन प्राइमरी कारण क्या हुआ? तो इसलिए हम लोग कभी भी, और इसीलिए जो है प्राकृतिक चिकित्सा में कोई टेस्ट और लैब की जरूरत भी नहीं होती। एक और मैं बता देता हूं, अब भी तो जैसे पद्धति जो है मॉडर्नाइज हुई है, बहुत सारी मशीनें आ गई, एक एक एक्सरे और एक एक जो है रोबोट से जो है ऑपरेशन तक होने लग गए हैं। उसी तरह से पहले की प्राकृतिक चिकित्सा जो हम लोगों के टाइम पे जो लोग थे, हीरालाल जी और वो जितने भी जो है हम लोगों ने जिनके साथ काम किया, उन लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कोई बुक पढ़ने की या कोई भी जो है उसके लिए डॉक्टरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई भी आदमी जो बीमार होके अगर 1 हफ्ते और 10 दिन के लिए किसी चिकित्सालय में आ जाता था तो वो 10 दिन के बाद स्वस्थ नहीं, डॉक्टर बनकर के बाहर। क्यों? क्योंकि उसमें सेट पैटर्न है कि जो आएगा आए, कुछ पूछने की जरूरत नहीं आपको क्या हुआ है, ठीक है जो हुआ बहुत आ गए यहां पे, अब शुरू हो जाओ। क्या? सबसे पहले उनको जो है पेट पे होटल कोट कर देंगे या मिट्टी लगा देंगे। मिट्टी लगाने के जो है आधे घंटे बाद हटा करके और एनीमा लगा देंगे। पेट साफ होने के बाद उसको जो है हिप बाथ के टब में बैठा देंगे, उसमें पेट को जो है फिर जो है हाथों को ऐसे तौलिए से पानी में घुमाते रहेंगे तो हाथों को सर्कुलेट कर देंगे। फिर बॉडी मसाज कर देंगे। बॉडी मसाज करने के बाद या तो धूप स्नान दे देंगे या स्टीम बाथ दे देंगे और उसके बाद में उसको फलाहार पे खाना बंद करा करके उपवास करा देंगे। तो हमारे 5 तत्व, पांचों तत्वों में जल तत्व भी आ गया, कप में बैठ के कर दिया या एनीमा कर दिया, उसमें स्टीम बाथ आ गया तो अग्नि तत्व भी आ गया, मिट्टी लगाई तो उसमें पृथ्वी तत्व भी आ गया, धूप में जो है उसको बैठाया तो फिर से अग्नि तत्व जो है उसमें आ गया। तो इस तरह से 5 तत्व हो गए। और आकाश तत्व से क्या हुआ? हमने फास्टिंग उपवास जो है उसका शुरू कर दिया। और वायु तत्व की कौन सी चिकित्सा हुई इसमें? वेरी गुड, मालिश जो है वो हमारा वायु तत्व का काम करती है, यानी कि शरीर के जो है ब्लड सर्कुलेशन को, जो हमारा वायु तत्व उसको जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। हम हाथ से उस ब्लड को दबाव देकर के प्रेशराइज कर करके सर्कुलेट करते हैं तो उसमें वायु चिकित्सा को सपोर्ट मिल जाती है। तो हमारा ये हो गया। तो यही किसी भी जो है बीमारी का रोगी हो उसको यही चिकित्सा देनी थी, उसके अलावा कोई चिकित्सा नहीं देनी। तो बताइए सीखने में क्या इतनी देर में हो गया? बस इसको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए कि एनीमा कैसे देना है, कितनी ट्यूब अंदर डालनी है, पानी कैसा साफ रखना है, क्या चीज का बनाना है। थोड़ी बहुत चीजें सीखने के लिए 10 दिन का अभ्यास काफी, अन्यथा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए इसको कहा गया था कि ये सबसे सरल और सुलभ और सस्ती
ये सबसे सरल, सुलभ और सस्ती चिकित्सा पद्धतियों में आती थी। तो आपने ये देखा कि इसमें जो है बहुत ज्यादा कोई कीटाणु की उसकी नहीं। दूसरा, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र। अब इसको आप छोटा सा एक एग्जांपल लो। आप बच्चे को खाना खिला रहे हो और खाना उसका थोड़ा सा फूड पाइप में चला गया। फूड पाइप में चला गया तो मां क्या करती है? उसकी कमर में जो है थपथपा देती है, और थपथपाती है तो वो निकल जाता है। तो उस तरह से ये तीव्र रोग जो है, कहेंगे रोग कभी किसी का जो है मित्र कैसे हो सकता है? जो दुखी करे चीज वो मित्र कैसे होगी? तो ये उसी का जवाब है। अगर आप पे कोई कष्ट आया है और उस कष्ट में अगर एक जो थपाक लगा करके उस कष्ट से छूट जाए तो क्या कहेंगे? मददगार कहेंगे ना। तो वो जो थपाक मारने वाला वो डॉक्टर नहीं है, वो क्या है? सहायक। इसलिए इस चिकित्सा पद्धति में कभी डॉक्टर का कोई नाम जो है नहीं दिया जाता था। ये सब क्या है? सहायक है आपको रोग मुक्त करने के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है उनको मालूम है कि उसको धसक आई है तो सिर में नहीं पीठ में मारना है, तो उसको इतना ज्ञान होता है कि कहां मारना है। तो इसलिए वो सहायक है। वो काम मां भी करती है पहले, तो वो भी डॉक्टर का काम करती है। तो इस तरह से आप तीव्र रोग जो है वो भी ऐसे आते हैं कि जब शरीर में कहीं भी आपका जो है कफ जमने लगेगा, कहीं भी आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, गैस बनेगी, दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये भी दर्द शुरू करना, गैस बनना, या जो है हमारा जो है जुकाम हो गया तो नाक बहना शुरू करना, ये कौन काम करता है? ये भी जैसे मां जो है काम करती है, वैसे ही ये शरीर रूपी मां जो प्रकृति है वो ऐसा ही काम करती है कि शरीर में कोई भी अनवांटेड चीज जब इकट्ठी होगी तो उसको तुरंत बाहर निकालने का काम करेगी। तो उसमें थोड़ा बहुत थप्पी तो जो है उसको लगानी पड़ेगी निकालने के लिए। तो वहां हम गलती ना करें उसको दबाने की। अगर उसको निकलने दें तो कभी रोग आएंगे ही नहीं। अब इसको जो है बहुत लोग कई बार आर्गुमेंट करते थे, कई बार ऐसे आते भी थे। तो मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहूंगा कि उसको जो है आप संक्षेप में समझ लें कि आलू बॉईल किया, बॉईल करते वक्त हमने सोचा अभी पराठे बना लेते हैं, शाम को आके सब्जी भी बना लेंगे, एक ही बार में उबाल लेते हैं। और खास करके आज नौकरी पेशा महिलाओं में ये जो है और चलने लग गए कि वो आलू उबालती हैं और 2 दिन तक जो है दूसरी सब्जियों में भी डालना है तो उसी उबले हुए को, बचे हुए को डालती रहती है। तो आप देखेंगे कि जब तक उस आलू को ऐसे ही कम गर्म करेंगे, कम हीट पर रखेंगे तो उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसको ज्यादा पका दिया तो उसमें एकदम लस छोड़ना शुरू कर देता है, अगर वो 2 दिन का या 1 दिन का रखा हुआ होता है। और गर्मी में तो देखा आपने सवेरे का शाम को भी खराब हो जाता है। समोसे में जो है जो पक करके गर्म होकर के होता है वो पूरा उससे लस निकलने लग जाता है। तो ये सब जो है, तो इसमें क्या है कि अगर आपने ऐसे ही आलू जो है किसी चीज में डाल करके चाट बना के खा लिया, उसको पकाया नहीं, लेकिन गर्मी अगर उसको देते तो वो जरूर लस दे देता, खराब होता, हमें पता लग जाता, हम फेंक देते। तो फ्राई पैन में जिसको गर्म करते हैं, अगर वो जो है दिखता है कि ये तो जो है ऐसे लाल छोड़ने लग गया तो हम क्या करेंगे? फ्राई पैन से उसको फेंक देंगे। क्या उसी फ्राई पैन में हम दोबारा सब्जी बनाएंगे? क्या करेंगे? साफ करेंगे। सेम थिंग विद दिस बॉडी ऑल्सो। क्या आपने अगर वो ठंडा कर लिया और अंदर जाके वो 1 घंटे जब जो है पेट की गर्मी के अंदर जब पड़ा रहेगा तो वहां जाके वो खराब हो जाता है। और खराब होते ही जिस चीज का हमें नहीं पता लगा ये खराब है, वो ये बॉडी रूपी जो कंप्यूटर है वो जान लेता है और वो उसको उल्टी के माध्यम से बाहर फेंक देता है। बाहर फेंकता है। अब वो एक बार जो है ये दिखता है कि मैंने इतना ही जो खाया था वो तो निकल गया, हम ये सोच करके
और ये देखते हैं कि अब ये जो है हमें परेशान कर रहा है, गोली ले लें बंद करने के लिए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो आपको बार बार याद दिला रहा है। जैसे फ्राई पैन को पानी से साफ करके आप दूसरी सब्जी बना रहे हैं, तो कुछ भी खाने से पहले जो अंदर जहां पे ये खराब रखा हुआ था वो ड्यूटेनम का भाग साफ नहीं हुआ है। आप 2 गिलास पानी पीजिए, वो उसमें घुल करके वो पानी जब बाहर निकाल देंगे तब वो आपकी उल्टी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यानी कि जो सिस्टम हमें बता रहा है कभी सफाई नहीं हुई, उसी सिस्टम को हम जो है दबा देना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं। आगे से उस सिस्टम को काम करने से रोकने की जो है दवाइयां खाकर उसे कमजोर कर देते हैं। बस इतना समझना है। तो इसमें तीव्र रोग को जो है लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये हमें गंभीर रोगों से बचा देते हैं, उनकी नींव पड़ने से रोक देते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र हैं। और प्रकृति स्वयं चिकित्सक, प्रकृति स्वयं चिकित्सक। जैसे आपको अंदर जो है कफ हुआ, उस कफ को निकालने के लिए तुरंत नाक में से मुंह में से बलगम आना शुरू हो जाएगा, आंख में तिनका चला गया एकदम पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक में कुछ डालने की कोशिश करेंगे एकदम छींक आनी शुरू हो जाएगी। तो ये छींक आपने जो है अपने आप जो है अपनी मर्जी से लाई क्या? ये हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है वो अपने आप में इसको कोई भी चीज है उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास करती है। वो इसलिए कहा है प्रकृति, हमारा जो शरीर है ये स्वयं चिकित्सक है। आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ जो ये शरीर कर रहा है उसको करने भी दें तो भी जो है आपको बीमार होने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसके अंदर जो है किसी अंग की नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अभी आए आप, आते ही जो है पेट पे जो है मिट्टी लगाई, गर्म ठंडा किया, हिब्बात दिया और उसके बाद एनिमा दिया, मसाज की। यानी कि उन्होंने कोई भी जो है काम एक हाथ के लिए अगर कंधे में दर्द है तो कंधे के लिए जो है उन्होंने नहीं किया, अपितु किसके लिए किया? पूरे शरीर के लिए। कि आपका जो है अगर मल रुका हुआ है उसके कारण उसमें गैस बनी है, वो गैस आपकी बाहर निकल जाए, इसलिए एनीमा आपको कर दिया गया। तो मल जब बाहर आएगा तो उसके साथ में गैस भी बाहर आएगी, गैस बाहर आ जाएगी तो आपके कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारा हमने उसमें किया। तो इसमें पांचवा जो हमारा सिद्धांत हुआ, ये एक अंग की नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की चिकित्सा कर। और छठा है निदान की आवश्यकता नहीं। जो हम जो है टेस्ट कराते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, उसमें जब हम रोग पूछते ही नहीं है तो टेस्ट किस लिए कराएंगे? और करा भी लेंगे उसमें जो आएगा तब भी हमें कौन सा जो है ट्रीटमेंट देना है, वही सेम ट्रीटमेंट देना है, तो फिर किस लिए टेस्ट कराना? और अब तो टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होते जा रहे हैं। उस टेस्ट में भी आपने एक लाइन पढ़ी होगी, हर रिपोर्ट में, ये कोर्ट में जो है केस चला गया था, उसके बाद से हर रिपोर्ट में नीचे लिखा जाता है प्लीज कोरिलेट विद दी क्लिनिकल सिम्टम्स। मतलब ये रिपोर्ट की गारंटी नहीं है, उनके सिम्टम देख करके आप इसको मिलान करके जो है अंदाजा लगा लें, अन्यथा इसके बेस पे कोई डॉक्टरी ना करे। फिर रिपोर्ट किस बात की है? और हम उसको बड़े चाव से भागते हैं, टेस्ट कराने जाते हैं, और उसमें भी इतना बड़ा जो है धंधा हो गया कि जिस डॉक्टर ने कहा है उस डॉक्टर का जो है वो पर्चा होता है, उसका फोन नंबर लिखा होता है, लैब वाला उसको सैंपल देके चला गया, पेशेंट और डॉक्टर को फोन करेगा, साहब जो है ये आया है, क्या रिपोर्ट देनी है इसकी, और उसको जो है उसकी फीस पहुंचा देता है, उसके हिसाब से रिपोर्ट बना देता है। अब तो उस रिपोर्ट का भी भरोसा नहीं है। मेरे पास लैब वाले आते रहते हैं, साहब 50% देंगे। मैंने कहा भाई कोई पड़ोस में पागल कुत्ता है क्या तुम्हारे यहाँ? उसने कभी काटा वाटा तो नहीं, कभी मुंह चाट लिया हो तुम्हारा, जैसे उसका असर हो रहा हो? मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे तो 50% दोगे,
और 50% में आप कागज भी लगाओगे, मशीन भी जो है उसमें यूज करोगे, उसकी सिरिंज भी जो है वो करोगे, और स्लाइड भी उसमें जो है ये करोगे, आदमी को नौकरी पे भी रखोगे, बिल्डिंग किराए पे भी दोगे, लाइट बिजली का पानी का खर्चा भी दोगे, मतलब वो सब दे के आप 50% में जो है वो सारा काम कर लोगे, और मुझे 50% किस बात के लिए दे रहे हो? कस्टमर भेजने यही चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई ऐसा लैब वाला नहीं है जो 40-50 से कम जो है आज कमीशन कहीं देता हो। इसलिए हमने अपने अस्पताल में कि साहब ये जो है बहुत जगह दिखा लिया और परेशान हो गए हैं, मतलब वो आ गया है, पहली बार मेरे पास आया है, बहुत जगह दिखा के आया है, वो मैं कहूं उससे पहले वो खुद कहता है क्या आप कहो तो MRI करा लूं, तो मैं 3-4 बार उसको ऊपर नीचे देखता हूं और फिर पूछता हूं क्या काम करते हो भाई? किसान हूं जी, जमीन बेची है क्या? अभी 5,000 रुपए की MRI कराने जाएगा, वो इलाज है कि क्या है? MRI क्या बताएगी? ये बताएगी ना तुम्हारे ये 2 मन के जो है रीढ़ की हड्डी के ये जो है दबके हैं, वो मैं बता देता हूं। मुझे यहाँ जो है तुम 50 रुपए ही दे देना, काम चल जाएगा। नहीं वो कई बार वो कहते हैं जी उसके बिना पता नहीं चलता। अरे पता नहीं चलता, हमारे यहाँ पता चला के भी कुछ नहीं करना होता, हम ऐसे ही करते हैं। तो आज लोग खुद भी मरने के लिए, मतलब जैसे मैंने बताया कि हम ये शरीर अपने आप ठीक भी करता हो तो हम ठीक होना नहीं चाहते, हम तो खुद ही बीमार होना चाहते हैं। तो ये निदान की हमें आवश्यकता इसमें कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज तक बताइए डायग्नोज या जो है कहीं लैब टेस्ट में आपको स्ट्रेस है, ये जो है कोई टेस्ट आज तक बना है? आपको डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस है, कोई टेस्ट है ऐसा जो ये बता देगा आपको डिप्रेशन जो है नहीं है या है? तो आज की बीमारियां 80% बीमारी इस वक्त साइकोसोमेटिक हो गई है, जो हमारी मनोविज्ञान से प्रभावित है। और मनोरोग से ही शारीरिक रोग होते हैं। जैसा है अन्न वैसा हुए मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो ये सारी बातें पूर्वजों ने पता नहीं कब बना दी थी। हम लोग तो जो है जब हम छोटे थे तब भी सुनते आते थे, उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो कहते थे, हम भी सुनते आए, ये तब से चली है। तो उस बात को हम आज सुन करके, बार बार सुन करके भी समझना क्यों नहीं चाहते? यही हमारा दुर्भाग्य है, हम उसमें पालन नहीं करना चाहते, अब इसलिए जो है रोगों में। तो ये हमारा अब 7वां तत्व है कि पुराने रोगों में समय लगता है। पुराने रोगों में समय लगता है क्योंकि पुराने रोग जैसे जो है हमें शरीर में जमते जमते समय लगा, वैसे ही उनको निकालते निकालते भी समय लगेगा। और इस चिकित्सा पद्धति में ये एक नेगेटिव पार्ट भी है, जो लोग कई बार इसको बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले बुखार आया, बुखार आंतों में जम गया, उससे जो है आपका जो है पेट साफ होने का जो है उसका सिस्टम खराब हुआ, वो सिस्टम खराब हो गया, आपकी वायु बनने लगी तो जोड़ों में दर्द रहने लगी, जोड़ों में दर्द रह के स्वेलिंग आने लगी। तो इस प्रकार के जो है जब ये सारी चीजें जो आई, तो जब इलाज करते हैं तो हम उसमें भी ऐसे ही होता है, पहले वो बुखार आ जाएगा, फिर जो है उसमें हो सकता है जुकाम भी आ जाए जो है, क्योंकि जब भी जो है पेट साफ नहीं होता तो आंतों में गर्मी बढ़ जाती है। हीट जब आंतों में बढ़ेगी, ऊपर से हम ठंडी मिट्टी और ठंडे उसका जो है टब स्नान देंगे, तो बाहर से ठंडा देंगे, अंदर हीट होगी तो क्या होगा, रिएक्ट करेगी, या तो जुकाम जो होगा या बुखार हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर, बुखार कब आता है मालूम है किसी को? गर्म पानी, गर्म जब हमारा
पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होने से आंतों में हीट बढ़ेगी और वो हीट निकालने का काम जो है किसका है? लीवर का। लीवर जो है कैसे हीट निकालता है? हमारे पोर्स को ओपन कर देता है और उसमें से पसीने के रूप में वो तुरंत जो है बाहर पसीना निकाल करके अंदर की हीट को बाहर निकाल देता है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी बुखार आएगा उस वक्त आपको पसीना आना, गर्मी में भी पसीना आना बंद हो जाता है। और इसलिए बुखार जो है कब आते हैं? ज्यादातर बहुत बड़ी गर्मी के बाद में जब बरसातें आती हैं उसी वक्त ये बुखार के सीजन हर साल होते हैं, चेंज ऑफ वेदर में और बरसात में। क्यों होते हैं? कि बरसात के अंदर पसीना आता है लेकिन सड़ी हुई गर्मी पड़ती है। सड़ी हुई गर्मी के कारण वो पसीना भी, उससे गंध ज्यादा निकलती है। जब गंध ज्यादा निकलेगी, हम बाहर से आए वो गंध निकल रही है पसीने के रूप में, लेकिन हम तुरंत एसी में चले गए, पंखे में चले गए, या जो है गर्मी लग रही है पानी से एकदम नहा लिए, तो हमारे पोर्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एकदम वो वहीं पे बंद हो जाएंगे। पोर्स के अंदर वो मल जो निकल रहा था वो उसके अंदर ही था, वो बंद हो गए तो वो अंदर जाम हो जाएंगे, पोर्स में से पसीना निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो बुखार आता है। और आप हमेशा नोट करेंगे कि जब भी उन दिनों में बुखार आएगा तो बुखार के अंदर आपकी भूख मर जाएगी, यानी कि लीवर बीमार होगा। सबसे पहले बुखार आने से पहले क्या होगा? लीवर बीमार होगा, पेट साफ होना बंद हो जाएगा, कम साफ होगा। और लीवर जब उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा तभी वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। और हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में इसका जो है क्या करते हैं कि उसका काढ़ा बनवा देते हैं। अमरूद के पत्ते ले लिए, कुछ नींबू के पत्ते ले लिए, थोड़ा सा जीरा ले लिया, थोड़ा हल्दी ले ली, और इसका जो है एक चाय बना करके, और गर्मी में भी उसको बोलते हैं कि आप कपड़े निकाल करके एक चादर ओढ़ लो और पंखा बंद कर दो और ये चाय की तरह काढ़ा पी लो। और जैसे ही जो है काढ़ा आप जो है पी करके खत्म करें, उस वक्त ठंडे पानी में भिगोया हुआ एक तौलिया लेकर के पूरे बदन को रगड़ दो, और उसके जो ठंडे तौलिए से रगड़ने के बाद में जो स्वेटिंग नहीं हो रही आपकी स्वेटिंग हो जाएगी, बुखार एकदम डाउन आ जाएगा। क्यों हो जाएगी वो स्वेटिंग? जो नहीं हो रही थी वो ये करने से क्यों हुई? उसमें दो बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो है कि गर्म से चीजें फैलती हैं और ठंडे से सिकुड़ती हैं। तो वही हुआ, गर्म हमने अंदर डाला, अंदर गर्म जाने के बाद हीट बढ़ी, हीट बढ़कर के जो पोर्स हैं वो गर्मी से फैल जाएंगे तो वो हीट का प्रेशर अंदर से उसमें पड़ेगा। तो जिस तरह से जो है प्रेशर कुकर की सीटी में नीचे जो है जब प्रेशर उसका जो है भाप का बढ़ जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो उसी तरह से बाहर से जो चिपका हुआ जो है पोर था उस पे अंदर से खुलेगा, तो खुलने से वो प्रेशर मारेगा, थोड़ा सा जो आगे से वो चिपका हुआ है उसमें प्रेशर से उसको खोल देगा। और जो ठंडा तौलिया हमने लगाया वो भी काम करेगा। वो कैसे काम करेगा? बाहर से हमने ठंडा लगाया तो वो जो पोर सब बीच में मल लेकर के, इस तरह थोड़ा मल है और थोड़ा वो खुला हुआ है, लेकिन मल उसमें चिपका हुआ है जिसके कारण वो बंद है। तो जब ठंडा लगाएंगे तो वो पार्ट जो हमारा बाहर का पोर्स का है, जो रोम छिद्र का है, वो उसको ठंडे से सिकोड़ेगा तो जो मल पे दबाव डालेगा, मल पे दबाव डालते ही मल जो है अंदर की तरफ प्रेशर से अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर पहले ही प्रेशर है, वो प्रेशर उसको बाहर कर, यानी कि दबाने से उसके किनारे छूट जाएंगे और छूटते ही उसमें रास्ता बन जाएगा और साफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको कभी बुखार जो है रहेगा नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत जो है कुछ खान पान का पेट साफ नहीं हुआ, कुछ रह भी गया तो खीरे का जो है पैर के अंदर जो है खीरे की मसाज कर दो। आज कितने ही जो है बच्चे जो है, ये मैडम भी अभी जो है वो लेकर के नाक को रगड़ रही है बैठे बैठे,
इससे आज शाम को किचन वाले से 4-5 कली लहसुन की लेना और उसको थोड़ा रगड़ करके और उसी में तेल डालना, चाहे डालना, नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। उसी को जो है पैर के तलवे में आप थोड़ी सी हल्की मसाज दोनों करके सॉक्स पहन करके सो जाइए। किसी को भी कितना ही भयंकर जुकाम हो, अगर ये प्रयोग करके देखना है तो आप देखेंगे ओवरनाइट सवेरे तक जो है नाक बहना, जुकाम जो है क्लियर होके बलगम जो है सवेरे आराम से सब बाहर जो है निकलना शुरू हो। बिना बॉयल के कच्चा लहसुन लेकर के जो है उसी तरह से कर ले। और वो जो है बच्चों को जो करते हैं तो बच्चों की पैर के नीचे की स्किन सेंसिटिव होती है, तो इसलिए उसमें डायरेक्ट जो है लहसुन लगाने से, कई बार रगड़ने से उसमें वो फूल जाता है, छाला हो जाता है, लहसुन तेज होता है। तो उनको हम तेल में जो है लहसुन पकाकर उस तेल की मालिश करते हैं, सीधा लहसुन की नहीं करते। और इसमें जो है किसी को बहुत ज्यादा बार बार होने की अगर जो है शिकायत है, बार बार उसको ठंड लगती है, जुकाम बहुत जल्दी होता है, तो इसमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए पैर के तलवे के साथ साथ उसका तेल जो है लहसुन का बना लें। 5-6 कली में 4-5 चम्मच तेल जो है उसमें धीमी आंच में पका के लहसुन निकाल दें और उस तेल को यहाँ सामने लंग्स पे भी और पीछे पीठ पे भी और पैर पे, तीनों जगह लगाकर सो जाए। मतलब एक ओवरनाइट जो है आपको ये इतना करने से उसमें जो है इतना रिलीफ मिलेगा कि आप उससे परेशान अगले दिन नहीं होने वाले। मतलब बाहर की एप्लीकेशन देखो, ऐसे तो बेटा इस वक्त जो है हम लोगों की जो है डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं रही। व्हाट्सएप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है और ये रोज जो है ये सारी चीजें आती रहती हैं। ये चाय पी लो, ये जो है ये रोज खा लो, ये कर लो, वो 10 कली लहसुन की जो है रोज जो है गटक जाओ, ये कर लो, सब जो है ठीक कर दे रहे हैं 2 मिनट में। अब नहीं जाता, नहीं तो योग ग्राम में जो है पहले जो है जब ये चालू हुआ था नेचुरोपैथी का, मैं ही जाता था वहाँ। जो नागेंद्र नीरज जी जो उसके अब तो जो है BNYS बहुत आगे, नागेंद्र नीरज जी मेरे ही जो है ना उसके वो है, शायद आपकी इस पुस्तक का भी एक इकाई मैंने उनसे लिखवाई थी, वो ध्यान नहीं आ रहा, आपकी है दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए लिखवाई थी मैंने उनसे। देखिए ये सब जोड़ों के लिए, उसके लिए लहसुन, अदरक और ये सारी चीजें बनाकर तेल बना सकते हैं। उसमें कितने तेल में किस चीज की कितनी मात्रा डालनी है, आज ये देख करके लौंग गरम है, अजवाइन गरम है, हमने डाल दी, सब चीजें गरम है, तो वो जो है तेल जो है गरम हो गया। लेकिन हम लोग इस तरह की चीजों के बहुत सपोर्ट नहीं है, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन या तो उसका ज्ञान हो या उसका किसी का मार्गदर्शन हो। ऐसे बहुत लोगों को उस तेल से जो है मालिश कर ले या उस तेल से जो है कुछ भी कर ले, तो अगले दिन उनको वहां पे लाल हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, स्किन डिसीज हो जाएगी। कुछ की प्रकृति होती है जो गर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, कुछ की प्रकृति होती है जिसको जो है सेंसिटिव स्किन होती है, धूप में खड़े होने से भी टैनिंग हो जाती है। तो ऐसे लोगों को वो गर्म तेल कभी सूट नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसी तरह की भ्रांतियां लेकर के हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ तो समय बहुत कम है। अभी मैंने बीच में निकाल के देखा 11:15 तो ये जो है अभी हो गया, अभी तो ये लग रहा है कि अभी गया टाइम, तो फिर बात तो अभी कुछ भी नहीं हुई, हमने तो सिखाया कुछ नहीं अभी। तो वो इस सारी चीजों में ऐसे ही बहुत चीजें हैं। नहाने के ऊपर बहुत चलता है कि नहाते वक्त जो है पानी सिर पे पहले डालना चाहिए कि पैर पे डालना चाहिए। ठंडा सिर पे, गर्म पैर पे। सब बोलेंगे तो जो है मुझे पता ही नहीं लगे किसने गलत बोला और किसने सही बोला।
चलो जो भी है उसमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं पैर पे, कुछ कह रहे हैं सिर पे। ठंडा सर पे, गर्म पैर पे। सहमत नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि नहाओ ही मत। अभी हाँ व्हाट्सएप पे एक बच्चा कोई बोल रहा है नाभि पे, व्हाट्सएप पे भी आगे आगे नाभि पे डाल दो, जैसे जो है नाभि से सारी जो है तंत्र नाड़ी जुड़ी होती हैं, पहले उस नाभि पे जो है डालने से नाड़ियां सब जो है एक्टिव हो जाएंगी। देखिए किसी भी चीज को सीखें रटें नहीं। आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसके जिसके विद्यार्थी हैं उसमें रटाने की बात होती है, सिखाने की नहीं। अगर हम गर्म पानी से नहा रहे हैं और फिर अगर एक दूसरा अगर उसको बीपी हाई है तो पानी सबसे पहले पैर पे डालना चाहिए, सिर पे कभी क्यों डालना चाहिए? अभी बताया था मैंने जैसे कि उसके अंदर गर्म से नसें फैलती हैं, यानी कि कोई भी चीज फैलती है ठंडे से सिकुड़ती है। तो जब पैरों के ऊपर हम गर्म पानी डालेंगे पैर की नसें फैल जाएंगी, और जब फैल जाएंगी तो उनमें स्पेस बन जाएगा। स्पेस बन जाएगा तो जो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण जो यहाँ पे ब्लड का जो है ज्यादा जो है वो यहाँ जमा था, वो नीचे खाली जगह मिलते ही हमारे वो जो है नीचे की तरफ तुरंत जो है आ जाएगा और बीपी अपने आप डाउन आए, लो तो नहीं होगा लेकिन जो हाई था उससे कम हो जाएगा। यानी कि नहाने का काम तो हुआ ही हुआ, साथ में आपकी बीमारी का अगर वहीं पे आप जो है और गर्म डाल देंगे तो वो और फैल जाएगी, जो सिर दर्द नहीं था वो भी फटने को हो जाएगा और वहां आकर के खून और जमा हो जाएगा। लेकिन अगर बीपी लो है, लो रहता है और फिर जो है आप जो है पैर पे डाल दोगे तो और लो हो जाएगा और अटैक भी पड़ सकता है। तो इसलिए जिसका बीपी लो है उसको गर्म पानी, तो गर्म पानी कहां डालना ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है, ये जो है आपकी अवस्था कैसी है उस पर निर्भर। सेम थिंग विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर अगर ठंडा पानी जो है बीपी हाई है तो पहले किस पे डालेंगे? सर पे, और बीपी लो है तो कहां डालेंगे? पहले पैर पे। नॉर्मल रहता है तो मैंने बता ही दिया सेम साइड जो है वो यही है कि आप ना सर पे डालो ना पैर पे डालो, सीधा कंधे से डाल करके आप शुरू करें और उसके बाद आप जो है सिर पे जो है एक लोटा डालने के बाद तुरंत जो है पैरों की तरफ, मतलब आपको पूरी बॉडी को सर्कुलेट करते हुए नहाना चाहिए। तो इसमें जो है इसीलिए नहाने के लिए गर्म पानी का जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो है निषेध था तो यही था कि जमीन का निकला हुआ पानी, ट्यूबवेल का नल का निकला हुआ पानी, कुएं का निकला हुआ पानी जहां पे जो है वो ना ठंडा होता ना गर्म होता, वो आप कहीं भी डाल करके नहा सकते हैं। उसमें जो है आपको किसी रोग और किसी जो है सिर पैर की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत चीजें हैं उनके तथ्य हमें नहीं मालूम होता, बस जिसके मन में जो आया। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे इसके जो है बहुत बड़े नाम वाले जो है वो सुनील सिंह और ये सिंह और वो सिंह सब जो है कुछ भी जो है इसका जो है पानी ऐसे डाले वो जो है दे देते। अब जो है कई बार तो मन में आता है इसको फोन करूं, फिर यूं आता है कि मैं किस से लड़ूंगा। तो उसके साथ में जहां वो डालते हैं देख नीचे मैं भी जो है लिख के डाल देता हूं, कृपया उपरोक्त में अगर किसी को कोई संशय शक होगा तो वो मुझसे भी बात कर सकते हैं। ना उसको गाली देना ना अपने को बहुत ज्यादा जो है करना, बात करने के लिए सुझाव दे दिया, जिसको लेना है ले लेगा, नहीं लेना तो
वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो ये बहुत चीजें सीखने के लिए। इसी तरह से जो लौंग और इसकी बात थी कि ये जो है 2 लौंग खाली जो है, 2 उसमें जो है लहसुन के जो है 10 कली खाली, ये सब चीजें। देखिए आज किसी को बहुत ठंड है तो उसको कोई भी गर्म काढ़े पीने के लिए देना, जैसे हमारे कोरोना में हुआ। कोरोना में क्या हुआ कि सब ने काढ़े पिए, सब पिए, तो उसके जो है ये हालत थी, जिसको कभी बवासीर जिंदगी में नहीं थी इसको बवासीर हो गई। जिसको कभी जो है फुंसी फोड़े नहीं निकलते थे उसको जो है खुजली और फुंसी फोड़े हो गए। कॉलेज में तो काढ़ा पिया था, उसके बाद से मेरी तो हालत खराब है। तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको ये सिखा सकती है कि आपको अगर जो है जुकाम है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप 10 कली जो है उसकी लहसुन की आप खा लीजिए। लेकिन वो ये नहीं सिखाएगी कि आपको पाइल्स की बीमारी पहले 2 साल पहले रही तो नहीं थी, वो नहीं बताती। वहां पर हमें एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है कि कोई भी चीज जरूर से ज्यादा ठंडी। अब मैं जो है किसी को कहता हूं कि जो एसिडिटी वाले हैं वो खीरा मत खाओ, और इस सब नेचुरोपैथी में खीरा जो है ये तो कहते हैं भर भर के खाओ, भर भर के खाओ जब वो चिकित्सक के पास हो, ताकि वो उसका जो है वहां पे निवारण भी साथ साथ करते रहते हैं। भर भर के खाओ जब आप कोई रोग नहीं है। तो दिल्ली के कितने लोग हैं इसमें? अच्छा, ये तो जो है ढूंढने से ही मिल रहे हैं। तो दिल्ली में एक सबसे पुराना हॉस्पिटल होता था दौलत राम नेचर क्योर, जहां हमारे हीरा लाल जी जो इसके आधुनिक युग के जो वो रहे थे, वो उसको संभालते थे। किसी दुर्घटनावश उनका जो है वो हुआ था, उसका सीएमओ मुझे बना दिया गया। करोल बाग में होता था, जोशी रोड पर, और वो एकमात्र हॉस्पिटल था उस वक्त। तो वो 30 बेड का ये पहला ही हॉस्पिटल था। तो वहां सब उन्होंने लिखवा रखे थे, समोसा मत खाओ, चाय मत पियो, परफ्यूम मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, सब देखे। मैं गया तो वो जो एक डॉक्टर मैंने रखा था जो है उसको कि गुरुजी आप तो ये सब मना करते नहीं है, फिर ये लिख रखे हैं, तो फिर जो है कोई आपसे पूछेगा आकर के तो ये। मैंने कहा क्या तुम्हारा मन बताओ ना, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि इनको सबको जो है हटवा करके कुछ और लिखवा दे इस पे? ये हीरालाल जी की याद है, इनको भी सब रखना चाहिए। उसी याद के कारण आज मैं 50 साल के बाद भी आप लोगों को बताने की हालत में हूं कि ये जो है अगर मिटा देंगे तो क्या होगा, दिमाग से मिट जाएगा। आप ऐसा करो, इसकी नीचे एक लाइन और लिखवा दो, सबके नीचे लिखवा दो, रोग की अवस्था में। चाय मत पियो, नीचे लिखवा दो रोग की अवस्था में। समोसा मत खाओ, नीचे लिखवा दो रोग की अवस्था। खाने पीने के लिए दुनिया में चीजें बनी है, खाओ पियो, लेकिन स्वस्थ रह के खाओ। अगर बीमार है तो उन दिनों के लिए छोड़ दो। ये सारी चीजों को जो है आज पॉजिटिव जो देखने की हमारी आदत है वो यही है कि हम कुछ भी ग्रहण करें तो ये देखें उसका हमारा दूसरा प्रभाव शरीर पर क्या होने वाला है। आज अभी 18 नवंबर को आयुष मंत्रालय की तरफ से नेचुरोपैथी डे मनाया जाने की घोषणा जो है 5 साल से जो है हुई है। तो 5 साल से उसको हम लोग कहीं ना कहीं मनाते हैं। तो हमारी जो एक सबसे पुरानी संस्था, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरोपैथी योग की जो संस्था है वो है जो अभी बताया था इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ शुरू से ही। उसमें रामदेव जी से बात करके हमने इस बार उनसे आग्रह किया कि भाई आपके यहाँ अगर व्यवस्था आप कर दें तो कम से कम 3 से 3,500 लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप उनका 2 दिन का रहने का खाने का इंतजाम करते तो हम 2 दिन मनाएंगे इसको 1 दिन की बजाय, और पूरे देश से लोगों को बुलाएंगे।
उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर दिया कि मेरे इसकी जो है एक एंट्री होगा, मेरे उसको देखेंगे इतने लोग। तो वहां सारा सब कुछ जो है प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा हुआ, खाने वाने का भी सब जो है हो गया, लेकिन उसमें से कुछ ने वहां की नेगेटिव चीजें जो है बहुत नोट कर दी, कुछ ने वहां की पॉजिटिव चीजें सीख करके जो है ये कहा मैं जाकर के अपने आप ही ऐसा करूंगा। तो वो उसके अपने खुद के एक नजरिए पे होता है। वहां भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जब चिकित्सा करते हैं तो सारे चिकित्सक की भावना नहीं होती है, लेकिन रोटी रोजी के लिए काम करते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा एक तत्व इसमें पढ़ाया जाता है 5 के अलावा, जो इस किताब में मैंने भी कोशिश की थी लिखने की, वो है महत तत्व राम नाम का तत्व जो है कि ये चिकित्सा पद्धति जो हम अगले सिद्धांत है उसमें बताएंगे, तो उसमें यही है कि इसके अंदर शरीर, मन और आत्मा, आध्यात्म सभी प्रकार की चिकित्सा इस एक ही चिकित्सा पद्धति में हो जाती है। जब कैसे हो जाती है, जब उपवास करते हैं तो उपवास में क्या होता है, हम आकाश तत्व तो आता ही है बच्चे। उस दिन आप देखो गुस्सा कम हो जाता है, आवाज धीमी हो जाती है, चिल्लाना कम हो जाता है, टीवी पे भी भजन लगाने को मन करता है। उपवास किया है तो थोड़ा सा जो है कुछ जो है ना, उस दिन जो है थोड़ा योग करने को भी मन करता है। तो उससे हमारी आध्यात्मिकता, आस्था जागृत होती है। तो ये सारे उसमें वो हो जाते हैं। मैंने बताया कि ये तत्वों में जो है 7 हो गए थे, 8वां तत्व यही है कि इसमें सारी जो है स्वास्थ्य की सभी जो है चीजों का एक बार में इलाज होता है। साथ में इसके अंदर एक तत्व औषधि का प्रयोग नहीं है, इसके अंदर औषधि का प्रयोग नहीं होता। तो औषधि इसमें नहीं होती, क्योंकि औषधि से आपका कभी भी जो है निष्कासन नहीं होता। औषधि से अगर हमारा निष्कासन होगा तो वो हिंसात्मक होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा किसी भी हिंसात्मक तरीके को कभी उपयोग में नहीं लेगी। यानी कि दवा से अगर पेट साफ करेंगे तो वो आंख पे फोर्स करेगा, फोर्स करके जो पेट साफ करेगा, नेचुरल तरीके से नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें किसी औषधि का प्रयोग नहीं। तो ये आपका एक प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये जो है आपका जो दूसरा जो है क्वेश्चन, और तीसरे में इसमें 2-3 तरह से, या तो पूरा लिखने को आ जाता है प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या कोई भी जो है 3 सिद्धांतों का आप जो है वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न लेकिन आएगा क्वेश्चन इसमें से जरूर। उसी में हाँ कटी स्नान, देखिए जो चीज जैसे नाम दिया हुआ है कटी, यानी कि कटी प्रदेश, कटी प्रदेश मतलब हमारा कमर का जो हिस्सा है, कमर का हिस्सा यानी कि हिप से ऊपर का, जिसमें पेट का नाभि वाला हिस्सा और पीछे कमर वाला हिस्सा, ये कटी प्रदेश कहलाता है। जब इस कटी प्रदेश को हम खाली अकेले जो है स्नान कराते हैं, उसे हम कटी स्नान का नाम देते हैं। और ये हिप बाथ में कटी स्नान जो है उसी को बोलते हैं, अंग्रेजी में हिप बाथ बोलते हैं, कि उसके अंदर हमारा कमर का आधा भाग और थाइस का आधा भाग, ये बीच का भाग जो है सिर्फ पानी में होता है, बाकी सब हिस्सा शरीर का बाहर होता है। बहुत लोग इसमें ट्रीटमेंट लेते हुए गलतियां करते हैं कि इससे अच्छे से अच्छे कमर दर्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पानी से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। कैसे? आपने देखा होगा जब भी आप नहाते हैं तो पूरा शरीर लाल हो जाता है। जब भी हम नहाते हैं तो पूरा शरीर, चाहे ठंडे से भी नहा रहे हैं तब भी जो है शरीर लाल हो जाता है, यानी कि उस वक्त जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा बढ़ जाता है। और इसीलिए
जो पहले की पद्धति खाने की थी उसको भी बहुत लोग जो है जो नहीं समझ पाते, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन ही थे कि कोई भी आदमी बाहर से आया, जूते चप्पल उतारे, पैर धोए, यानी कि ठंडे पानी से पैर धोने का मतलब पैरों से ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ, ठंडे से करेंगे तो सिकुड़ेगा और ब्लड किधर आएगा, पेट की तरफ। हाथ धोया, ब्लड किधर आएगा, पेट की तरफ। मुंह धोया, ब्लड किधर आएगा, पेट की तरफ। पेट में जब ब्लड का सर्कुलेशन जो है फोर्स उसकी वहां तैयार हो जाती है, जिसको हम जठराग्नि का नाम देते हैं। तो वो फोर्स वहां डेवलप हो गई और वो जल्दी से वापस पैरों में ना जाए, इसलिए हम आलती पालती मार के बैठते हैं ताकि वो यहाँ का खून जब तक हमारे पैर जो है खड़े नहीं होंगे, जब तक वो यहाँ पे बना रहे। और उस खून के जो है यहाँ रहने की अवस्था में जब भोजन करते हैं तो वो भोजन हमेशा पाचक बन जाता है। और रूटीन में भी, चाहे आप खड़े होकर कर रहे हैं, चाहे टेबल पे कर रहे हैं, जमीन पे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त तो विशेष करके करना चाहिए। 2 बार यूरिन पास जो कर लेता है, यानी कि खाने के बाद और नहाने से पहले। क्यों? क्योंकि जितनी जो है खाना जब खाया हमने, उसे पचाने के लिए जितनी गर्मी की जरूरत थी वो यूटिलाइज हो गई। अब वो गर्मी जो जरूरत से ज्यादा रही या यूटिलाइज नहीं हो पाई, वो गर्मी उसमें जो है पित्त को ना बढ़ा दे, वो एसिड को ना बढ़ा दे, इसलिए एक्स्ट्रा गर्मी को पेशाब जाओ और उसको बाहर निकाल के आ जाओ। आपको कभी भी एसिडिटी और पित्त के रोग नहीं होंगे, पथरी के रोग नहीं। ये हमारा खाने के बाद का हुआ। और नहाने से पहले, नहाते वक्त जैसे मैंने बताया ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो उस वक्त अगर हमारे इसमें ब्लैडर के अंदर, उसके अंदर जो गर्मी जो है उस वक्त इकट्ठी हुई होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो वो गर्मी उसके ब्लड के साथ में पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी। तो उस वक्त गर्मी अंदर जो है वो सारे शरीर में नहीं जरूरत है वहां भी ना जाए, तो इसलिए जमा हुई गर्मी को नहाने से पहले ही निकाल के अगर नहाएंगे तो सर्कुलेशन हमारा हेल्दी बना रहेगा। और आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा, कुछ लोग तो कोई शर्म में बताता नहीं है, लेकिन कुछ मरीज होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं या वो ईमानदार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आके बताते हैं कि सर हम लोग जैसे हरिद्वार घाट की पौड़ी पे जो है स्नान करने जाते हैं, वहां इतना पवित्र लोग मानते हैं, वो लोग भी नहा रहे होते हैं, लेकिन उस पानी में जाते ही पेशाब आ जाता है, निकल जाता है। या घर में नहाने लगते हैं तो जैसे ही लोग जो है टब में पानी डाला नहीं और पेशाब आ जाता है। तो ये मसाना जो है, जिसके मसाले में अंदर हीट ज्यादा होती है, ये उन्हीं लोगों को होता है। तो अगर वो इस चीज को कर लेंगे तो उससे उनको कभी भी ये शिकायत भी नहीं होगी। अब ये आत्मग्लानि जो होती है कि मैं ऐसे पवित्र जगह में नहाने आया हूँ और उस सारे पानी को गंदा कर रहा हूँ, वो आत्मग्लानि भी आपकी नहीं होगी। तो ये हमने बताया। अब एक छोटा सा पार्ट आपका जो सिलेबस भी होगा साथ में, ये अब शुरू होता है आपका प्रैक्टिकल ज्ञान, जो आप घर में जाकर के अगर तुरंत डॉक्टरी करना चाहें तो कर सकते हैं। और वो है हमारा अग्नि तत्व।